हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस सेशन में हम मॉड्यूल लेकर चैप्टर 7 उसके डिस्कशन कर रहे हैं। और ये चैप्टर है ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द रियल सेक्टर। किस तरीके से रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसका उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि ये सेशंस पार्ट है ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जो कि हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं ऑन यूट्यूब। राइट, ये कम्प्लीटली फ्री है। यू कैन वॉच दीज क्लासेस, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ पीपीबी, एएफएम एंड आईएआईएफएस, इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अलॉन्ग विथ 2 और 3 एमसीक्यूज वो कराए जाते हैं एट 7 PM ऑन ऑल द वीकडेज। ठीक है, तो यहाँ पर मेघा मैम की पीपीबी की क्लास मंडे एंड थर्सडे होती है, निशांत सर की एएफएम की क्लास ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड मेरी आईएआईएफएस की क्लास ऑन वेंसडे एंड सैटरडे। राइट, तो ये आपको एक टाइम टेबल भी दे दे रहा है कि किस तरीके से कौन से चैप्टर्स डिस्कस किए जाएंगे और कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। होलसम आपकी जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ हम रिकलेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं ऑन ऑल द वीकडेज 6 AM, एंड एट द वीकेंड जो कि सैटरडे एज वेल एज संडे है, उन टाइम्स में हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल वाइज एमसीक्यू। सो यू कैन अटेंड दो सेशंस। इस सेशन में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे। तो एक सिनेरियो ले लेते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है। तो लेट्स से 1980 से पहले का समय है और जेठालाल जी को अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करना है। तो ऐसे में क्या उस समय का जो है पूरा गवर्नमेंट का सेटअप है, पॉलिसी किस तरीके की है, उसको देख लेते हैं। तो उस समय चलता था दोस्तों लाइसेंस राज। 1970s में लाइसेंस राज चलता था। अब लाइसेंस राज ये टर्म समझने के लिए ये सिनेरियो हमें ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो इसमें लाइसेंस राज का क्या रोल है, लाइसेंस राज होता क्या है, ये भी हम समझ जाएंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो, अगर ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, लाइसेंस लेने के बाद ही इसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है। आज के डेट में अगर हम देखें तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है खोल सकते हो, एंड आफ्टर दैट थोड़े कंप्लायंसेस होते हैं, उनको लेकर आप खोल सकते हो। बट उस समय लाइसेंस बहुत ही लंबा चौड़ा जो है प्रोसीजर है लाइसेंस का, तो वो लेना पड़ता था। राइट, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता था इवन जस्ट फैक्ट्री को खोलना। खोलने के बाद का देखते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो न्यू प्रोडक्ट के लिए परमिशन लेना पड़ता है। लेट्स से साबुन हम बना रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस का। अब दूसरे फ्रेग्रेंस का बनाना है तो आपको पूछना पड़ेगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं दूसरा फ्लेवर का साबुन, सॉरी फ्रेग्रेंस का साबुन जो है वो बना रहा हूँ। परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टार्ट करने पे लाइसेंस, फिर परमिशन। अभी कहानी बाकी है एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन। अगर आपको एक प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना है, दूसरा चलो छोड़ो परमिशन नहीं लेना, पहले वाले का 100 साबुन में बना रहा हूँ डेली। अब मुझे लेट से 200 साबुन डेली बनाने हैं, तो इसके लिए भी अगेन परमिशन लेनी पड़ेगी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ लेट से उनके जो फैक्ट्री में है सुंदर काम कर रहे हैं, अब इन्हें जो है वो निकालना चाहते हैं फैक्ट्री से। किसी को भी निकालने के लिए, ले ऑफ करने के लिए अगेन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ साथ अगर आपको शट डाउन करना है फैक्ट्री तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। इसके साथ अगर आपको इंपोर्ट्स करने हैं फैक्ट्री के लिए, लेट्स से जो रॉ मटेरियल हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट था उस समय, बहुत ही हाई टैरिफ्स थे। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे हाई टैरिफ्स क्या है, यानी कि जो टैक्स रेट्स लग रहे हैं इंपोर्ट्स पे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो नॉट जस्ट लाइसेंसिंग राज जो डोमेस्टिक हमारी इकोनॉमी को ही इफेक्ट नहीं कर रहा था, ये हमारे इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसे भी इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि हम इंपोर्ट्स बहुत ही हाई रख रहे थे। इसके साथ साथ प्रोडक्शन के जो लेवल्स हैं उन पर सीलिंग लगाई गई थी। जैसा मैंने कहा 100 आपको प्रोड्यूस करने से ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे गवर्नमेंट कहती थी। अगर इसको एक्सपैंड करना है तो वो एक लेवल तक ही किया जा सकता है। लेट से एक सीलिंग लगा दी है कि 500 तक ही डेली जो है बना सकते हैं। तो उसको एक्सपैंड करने के लिए हर बार आपको परमिशन लेनी होगी, और वो सिर्फ एक लेवल तक ही हो सकता है, 500 तक। आप 501 जो है नहीं बना सकते हो, तो ये सीलिंग लगा दी जाती थी। तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे उस समय के हमारे पूरे के पूरे सिनेरियो में। तो ये चीज़ चल रही थी। और इसके साथ इंपोर्ट टैरिफ्स की जो मैंने बात की, तो यहाँ इंपोर्ट टैरिफ्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं।
लेट्स से जेठालाल के बेटे टप्पू, उनको बाइक चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो है इम्पोर्टेड बाइक ही चाहिए, यहाँ की बाइक तो नहीं चलेगी। तो इम्पोर्ट टैरिफ उस जो बाइक्स है उन पर 125% का लग रहा था। लेट्स से 40,000 की बाइक है तो 125% यानी कि इस पे 40,000 और 25% यानी कि 10,000 और एक्स्ट्रा, इतना बाइक का दाम हो जाता था एंड देन वो इंपोर्ट की जा सकती थी। टोटल कितना हो गया, 40,000 की बाइक है लेट्स से, तो इसका टोटल एक्चुअली हो गया 90,000, राइट। 90,000 में इंपोर्ट हो रही है, तो आप देख रहे हो कितना हाई इंपोर्ट का जो है रेट है। इसी तरीके से इंपोर्ट टैरिफ लेट्स से तब को प्ले स्टेशन पे खेलना है तो प्ले स्टेशन अगर इंपोर्ट करना है तो 140% तक का टैरिफ था इस पे, तो ये बहुत ही हाई है। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, नो, राइट, नहीं मिलेगी टप्पू को। 1980s में अब थोड़े रिफॉर्म्स लाए गए, तो 1970s का सिनेरियो हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया कि देर इज रिक्वायरमेंट फॉर रिफॉर्म, यानी कि चेंज लाने की ज़रूरत है इस पूरे सिस्टम में, वरना तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिफॉर्म कहाँ पे लाना है, इकोनॉमी में, तो इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे कैसे लाए गए, स्टेजेस में हम देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। 1980s की हम बात कर रहे हैं, 1970s का सिनेरियो हम देख चुके हैं, अब 1980s में क्या हो रहा था। 1980s में एक ऐसा जो है पूरा सीरीज ऑफ हम कह सकते हैं कि पॉलिसीज लेकर आए गए बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पर हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। बट 1980s में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल थे, यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट चेंजेस वगैरह हो रहे थे, और 1980s का समय काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली हम कह सकते हैं एक्टिव समय था। तो इस वजह से चेंजेस लाने की भी कोशिश की जा रही थी, बट वो कॉन्स्टेंट नहीं थे 1980s का समय, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है जाना जाता है। अब इस समय जो मेनली 1980s में जो बेसिस था हमारे इन चेंजेस को लाने के लिए, वो था वॉशिंगटन कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, ये एक सेट ऑफ हम कह सकते हैं कि रूल्स या फिर सेट ऑफ फॉर्मूला है या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है जिन्हें एक कंट्री अप्लाई करेगा, और वो एग्री किया गया है डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, तो उसे कंसेंसस कहते हैं। काफ़ी लोग मिल के किसी चीज़ पर एग्री करते हैं तो उसे हम कंसेंसस कहते हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी कंट्रीज मिलके वॉशिंगटन कंसेंसस को एग्री कर रहे थे, इस वजह से इसे कंसेंसस कहा जा रहा था। ये कहाँ पे हुआ था, वॉशिंगटन, यूएस में। तो इस वजह से वॉशिंगटन कंसेंसस ये किसके लिए है, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। ठीक है, दो काइंड्स ऑफ कंट्रीज हम जानते हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये कंसेंसस है। इस कंसेंसस के हिसाब से आपको अपनी इकोनॉमी को थोड़ा जो है ओपन करने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा था। ओके, मेन बात ये है प्राइवेट सेक्टर के लिए एज वेल एज फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए, यू हैव टू ओपन अप योर इकोनॉमी, तो ये चीज़ कही जा रही थी। कैसे कैसे फिजिकल डिसिप्लिन लाना है, स्मॉल बजट डेफिसिट्स होने चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ जो है क्या क्या होने चाहिए, सारे ही सेक्टर्स में करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ एसेंशियल जो सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, इनमें पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बाकी में थोड़ा हमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट लाना चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कंसेंसस के बेसिस पर 1980s में रिफॉर्म्स लाए गए, ये समझना जरूरी है। अब 1990s का टाइम आ जाता है दोस्तों, जो कि एसेंशियली इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि चेंज उस समय आया था। और ये 1980s की अगर हम बात करें तो लिमिटेड डीरेगुलेशन, थोड़ा थोड़ा डीरेगुलेट किया गया है चीज़ों को। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है, रेगुलेट हम किसको कर रहे हैं, रेगुलेट गवर्नमेंट करती है सारे के सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, इन सभी चीज़ों को, तो उसे थोड़ा थोड़ा डीरेगुलेट किया गया, यानी कि मार्केट फोर्सेस को आने दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि मार्केट जिस हिसाब से चेंजेस आएंगे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, ये जो है बाकी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सभी को जो है धीरे धीरे डीरेगुलेट किया गया। इसके साथ पार्शियल लिबरलाइजेशन तब आ गया था। लिबरलाइजेशन का मतलब हमें समझना होगा यहाँ पर, लिबरलाइजेशन का मतलब है जो लाइसेंस राज हमने देखा उसको धीरे धीरे हटाया जाने लगा, कि भाई फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए अब आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ सेक्टर्स में फैक्ट्री अगर आप एस्टैब्लिश कर रहे हो तब लाइसेंस की ज़रूरत है, वरना नहीं है। तो इस तरीके से अब ये पॉलिटिकल टर्मोइल 1990s में भी चलता है, और इसके साथ 1990s में एक बहुत ही बड़ी जो है घटना घटती है, जहां हम ट्विन डेफिसिट में जो है चले जाते हैं। और 1990-91 के टाइम में एसेंशियली दो तीन ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो ट्रेड है वो डिपेंडेंट था ऑन द फॉर्मर यूएसएसआर।
ठीक है, यानी कि आज का रशिया जो है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। यूएसएसआर 1990s में 91 में पूरा डिसइंटीग्रेट होता है, तो हमारा ट्रेड उनके साथ टूटने लगता है, राइट, क्योंकि कंट्रीज जो है उससे निकल के आ रहे हैं, नए कंट्रीज जो आ रहे हैं यूएसएसआर में से टूट के, वो हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, वो तो बाद की बात है, बट अभी के लिए सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो हमारा ट्रेड रुक गया था उस समय इनसे। हमने यूएस या फिर जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे ट्रेड करने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमने एफर्ट मारी नहीं थी उस समय तक, इस वजह से उनसे हमारे ट्रेड रिलेशन ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, थे बट कम थे इन कंपैरिजन टू यूएसएसआर। दैट इज़ वाई इस समय ये हुआ कि यूएसएसआर के फॉल डाउन के साथ इंडिया में फॉरेन करेंसी का आगमन वो बंद हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया, राइट, यस, इस वजह से क्राइसिस हुआ। और इसके साथ साथ देर वॉज अ वॉर, जिसकी वजह से गल्फ वॉर हुआ था, जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइजेस हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आई होप आपको पता होगा, तो ऑयल इंपोर्ट जो करते हैं उसके प्राइजेस बहुत बढ़ गए थे, और जब ये प्राइजेस बढ़ गए तो वैसे ही फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आ रही है, हमें ऑयल खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, तो हमें ज़्यादा फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ रही है। पहले जहाँ $100 चाहिए होते थे, अभी $500 चाहिए हो रहे हैं, बिकॉज वॉर के समय प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो गल्फ वॉर जो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हुआ था, और उस वॉर ने हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व को कम्प्लीटली जो है घटा दिया, और इन चीज़ों की वजह से होता ये है कि ट्विन डेफिसिट में हम घुस जाते हैं। ट्विन डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कि जितना हमें खर्च करना है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, उससे हमारा जो रेवेन्यू है वो कम है, यानी कि इतना डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट। ठीक है, 10,000 रुपये खर्च करने हैं बट हमारे पास 5,000 रुपये का इनकम है, 5,000 रुपये डेफिसिट है, कहीं से तो लाना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। ऐसे ट्विन डेफिसिट, दो टाइप्स के डेफिसिट हुए इंडिया में। पहले तो फिजिकल डेफिसिट, यानी कि इंडिया की जो एक्सपेंडिचर है वो कम पड़ रही थी इन कंपैरिजन, सॉरी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू द इनकम। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, जहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम थे बट इम्पोर्ट्स हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स लेट्स से 10,000 का है, तो इम्पोर्ट्स हमारे 15,000 के थे, यानी कि इम्पोर्ट में हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो इस वजह से ये जो एक्सेस आ रहा है 5 का, दैट वाज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, आगे क्लासेस में और क्लियरली हम करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है पढ़ेंगे, बट अभी के लिए दिस इज द थिंग। एंड ये करंट अकाउंट डेफिसिट के वजह से हमारा जो करेंसी था, फॉरेन करेंसी, वो सारा का सारा चले जा रहा था, यूज़ होते जा रहा था। इन डेफिसिट की वजह से हमारी जो है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब चल रही थी, फॉरेन रिजर्व्स हमारे ख़त्म हो रहे थे 2 to 3 वीक्स, ऐसा हालत हो गया 1991 के जून में, 2 to 3 वीक्स का ऑयल खाली खरीदने के पैसे बच गए थे। अब सोचो आगे 2 से 3 वीक का राशन खरीदने का पैसा बचा है तो क्या स्थिति होगी, वैसी स्थिति देश की हो गई थी। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हमारा 8.4% था, इन्फ्लेशन रेट 11% था। हमारा एम क्या होता है 2 से 6% तक का इन्फ्लेशन रेट, बट उस समय 11% का इन्फ्लेशन रेट था। देख रहे हो आप, तो ये सारे इश्यूज थे। तो 1991-92 में एसेंशियली ये चीज़ें होती हैं, और फॉरेन करेंसी लाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना हम फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसमें चले जाते हैं। अभी क्राइसिस था, अब इमरजेंसी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होने के लिए हम गए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास विच इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के पास। आईएमएफ इस तरह के जो इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है पे करने के लिए, तो वो बैलेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आईएमएफ एक्चुअली हेल्प्स। तो ऐसा क्राइसिस हमारे इंडिया में आया तो आईएमएफ हेल्प्ड, बट अब देख रहे हो हाथ हमारे पूरे बांध दिए थे, कह दिया था कि आपको ये रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लाने लगे, जिन्हें हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते थे। तो इनके बारे में डिटेल में आगे के क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। तो हमें बैकग्राउंड एंड बेसिस समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू द प्रोसेस इज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्चुअली क्या है, एक प्रोसेस है वेयर बाय गवर्नमेंट स्पेसिफाइज, गवर्नमेंट क्या स्पेसिफाई कर रहा है, डिक्लाइनिंग रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, एक्सपैंडिंग वन फॉर द स्टेट इन द इकोनॉमी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम हो रहा है एंड स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का रोल बढ़ रहा है, ये कहा जा रहा है, ऑब्वियसली नॉट। डिक्लाइनिंग रोल फॉर द स्टेट एंड और एन एक्सपैंडिंग वन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ, ये हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को और भी ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का रोल कम करना है। तो बी विल बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। डिक्लाइनिंग रोल फॉर बोथ, एक्सपैंडिंग वन फॉर बोथ, तो दैट इज नॉट करेक्ट।
ओके अब ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। द रीजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 1991 में क्या रीजंस थे? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था, पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर का, ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या फिर लार्ज गवर्नमेंट डेट्स? इनमें से कौन से रीजंस थे फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के? इसको आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको अगर ये सेशन पसंद आया, यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक थ्रू योर कमेंट। आप कमेंट करके बता सकते हो। यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 अगर आपके कोई स्टडी रिलेटेड इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, या फिर आप hello@edutap.co.in पर भी अपना फीडबैक एज वेल एज अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।